हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम तीन बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम वाइगोत्स्की, पियाजे एंड कोहलर तीनों से इस सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हर बार आपको इन तीनों से ही 7 से 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तीनों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन तीनों से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसकी मैंने 3 क्लासेस ले रखी, जिसमें लगभग हमने 90 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग से। प्ले लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कोई प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जो कि प्लेलिस्ट होगा सीटेट सीडीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस नाम से। वहां पर जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, सभी के पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ये जो सीरीज चल रही है सीटेट कंप्लीट पेडागोजी के नाम से, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में इसमें जो एक बात ध्यान रखना, जो पीपीटी में एक एक लाइन लिखी हुई है उस एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चंस बनकर आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के लिख दिया है। एक एक चीज जो लिखी हुई है वहां से एक एक क्वेश्चन बनकर आया हुआ है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, या कोई से भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। पहला पॉइंट जो लिखा है वो लिखा हुआ है कि विकास के इन्होंने 3 पक्षों की बात करी। कौन कौन से? पहला तो भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण से जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं उससे हमें विकास होता है, एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट। जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाएगा। और एक सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। तो ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब एग्जाम्स क्वेश्चन बनकर आता है तो जीन पियाजे ने अपने विकास में किन किन पक्षों पर फोकस करा है या किन किन पक्षों पर बल दिया है। फोर्थ ऑप्शन वो रखते हैं, फोर्थ ऑप्शन रख देते हैं वो भाषा। ठीक है, तो इन्होंने भाषा को नकारा है और बाकी इन तीनों पक्षों पर फोकस करा है। अगला आता है बालक अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ विकसित करता है। द चाइल्ड डेवलप अंडरस्टैंडिंग बाय मेकिंग कनेक्शन विद दिस हिज एनवायरनमेंट। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए जहां से आपके एग्जाम्स में 3 क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो जिनकी बात इन्होंने करी है, सबसे पहले इन्होंने अपने सिद्धांत में स्कीमा की बात करी है। स्कीमा है क्या? जो सूचनाओं का संगठित रूप है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो स्कीमा है। मेंटल स्ट्रक्चर जो है वो आपका स्कीमा है। पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे हम बोल सकते हैं सूचनाओं का बंडल, ये भी आपका सूचनाओं का पैकेट, ये भी स्कीमा है। स्कीमा के लिए 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो तीनों मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ऐसा आ जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे हम क्या कहते हैं? सूचनाओं का संगठित रूप क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। जीन पियाजे ने किसे मानसिक संरचना कहा है? स्कीमा को कहा है। जीन पियाजे के अनुसार पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? तो वो स्कीमा है। ठीक, स्कीमा की बात हो गई। स्कीमा के बाद फिर इन्होंने एक वर्ड दिया है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन होता है कि स्कीमा में नई सूचना जोड़ना या पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना। दोनों ही काम में हम एडेप्टेशन लाते हैं। एड न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्कीमा और चेंज द ओल्ड स्कीमा। तो ये जो चेंज करने की प्रोसेस होती है वह एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन के अंदर 2 तरह से हम एडेप्ट कर सकते हैं, या तो चीज़ों को आत्मसात करके कर सकते हैं या फिर समायोजन करके कर सकते हैं। यानी एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है उसमें या तो हम ये करेंगे कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देंगे, एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रीवियर इन्फॉर्मेशन, या फिर हम समायोजन यानी एकोमोडेशन कर लेंगे, पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर लेंगे, चेंज इन ओल्ड स्कीमा। जैसे कि किसी बच्चे ने घोड़े को देखा है, ठीक है, पहली बार जब घोड़े को देखा उसने पूछा ये क्या, तो उसके पिताजी ने बोला कि ये घोड़ा है। तो उसने इस इंफॉर्मेशन को अपनी स्कीमा में ऐड कर लिया कि ऐसा जानवर जो होता है वो घोड़ा होता है। फिर उसने कभी क्या देखा? ऊंट देखा, तो उसने ऊंट को देखकर ही बोला ये भी घोड़ा है। तो उसके पापा ने बोला ये घोड़ा नहीं है, इसकी कुबड़ निकली हुई है, ये ऊंट है। फिर उसने अपने स्कीमा में परिवर्तन करा, जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है लेकिन लंबी गर्दन होती है और कुबड़ होता है, तो वह ऊंट होता है, वह घोड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चे ने एकोमोडेशन करा और पहले एसिमुलेशन करा था। दोनों ही प्रोसेस के माध्यम से बच्चा अपने वातावरण में एडेप्ट करता है, अनुकूलन करता है। फिर संतुलिकरण आ जाता है। संतुलिकरण में क्या होता है? आत्मसात की गई जानकारी और बाहरी जीवन से प्राप्त जानकारी में संतुलन होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में है कि इस तरह का जानवर ऊंट होता है, वैसे ही जानवर अगर उसे एक्सटर्नल लाइफ में मिलेगा तो उसे बाहर की दुनिया में मिलेगा, तो यह संतुलन की अवस्था कहलाएगी। यानी उसने देखा
4 पैर वाला कुत्ता और वही 4 पैर वाला जानवर अगर उसे मिलता है बाहर, उसे वह कुत्ता बोलता है तो वह सही होता है, तो हम बोलेंगे कि वह संतुलन की अवस्था में। अगर कुत्ते की जगह बकरी का बच्चा दिख जाता है तो वह डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है, ठीक, यानी कि वह संतुलन नहीं है। फिर उसे बताया जाता है कि ये बकरी है, ये कुत्ते से थोड़ी सी अलग होती है, तो वहाँ बच्चा फिर अपनी स्कीमा को परिवर्तित करता है, तो वो एकोमोडेशन हो जाएगा। अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर आप स्टेटमेंट को एज इट इज पढ़ लेते हो, यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम्स में बनकर आते हैं। आत्मसातीकरण सिंपल याद रखो, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। समायोजन पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। संतुलनीकरण जो इन्फॉर्मेशन आपके स्कीमा में है और जो इन्फॉर्मेशन बाहर है, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों में किसी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एग्जांपल रख रखा है कि यहाँ पर ये जो बच्ची है, बच्ची कहती है कि ये क्या है, डॉगी है। अब बच्ची ने बोला कि ये डॉगी, ठीक, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे बता दिया है, तो ये क्या करा, इसने एसिमुलेट करा। अब इसने यहाँ पर देखा तो इसने बच्ची ने बोला कि ये तो कुत्ता है, ठीक, तो इसके पिता बोलेंगे कि ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है, ये कैट है। ये कैट और कुत्ता किस तरह से अलग है वो अब बता रहे हैं। जब बच्ची ने बोला ये कुत्ता है लेकिन उसके पिता ने बोला ये कुत्ता नहीं है, तो उसके दिमाग में आ गया क्या, असंतुलन। अब उसे दिमाग को संतुलित करने के लिए, संतुलन की अवस्था में आने के लिए समझना पड़ेगा कि कैट और डॉग में किस तरह का अंतर है। वह अंतर को समझ जाएगी, यानी कि अंतर को जब वो समझ रही होगी तब वे कर रही होगी समायोजन, अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर रही होगी। परिवर्तन के बाद फिर वह संतुलन की अवस्था में आ जाएगी कि जो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में है और जो इन्फॉर्मेशन उसे बाहर दिख रही है वो दोनों सेम हो गई हैं, ठीक। आगे बात करें, फिर उन्होंने एक वर्ड दिया है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किस स्टेज में आता है, किस स्टेज की विशेषता है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं कि कंजर्वेशन होता क्या है। विभिन्न स्थितियों में मात्रा एवं माप में अंतर, आकार बदलने से आयतन नहीं बदलना, लंबाई भार का संरक्षण आदि। डिफरेंस इन वॉल्यूम एंड मेजरमेंट्स इन डिफरेंट सिचुएशन, चेंज इन साइज, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, लेंथ, वेट, कंजर्वेशन, etc। देखो होता क्या है, जब तक आप कोई नया पदार्थ नहीं मिलाओगे तब तक उसका आयतन नहीं बदलेगा, यही होता है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। जैसे कि यहाँ पर देखा जाता है कि दोनों जो बीकर हैं दोनों में सेम वाटर है। अब इसमें से पानी इस लंबे वाले बीकर में डाल देते हैं तो बच्चे को लगता है लंबे वाले बीकर में ज़्यादा पानी है, उसके दिमाग में ये आइडिया नहीं है, तो यानी कि जो संरक्षण का गुण उसके अंदर नहीं आया। अगर बच्चा बोलेगा कि दोनों में सेम ही पॉट से पानी डाल रखा है, दोनों में पानी सेम रहेगा, इसका मतलब उसमें कंजर्वेशन आ गया है, ठीक है ना बात। अब इसमें पानी कब तक ज़्यादा नहीं हो सकता, जब तक इसमें दोबारा से अलग से पानी ना मिला दिया जाए तब तक इसमें ज़्यादा पानी नहीं हो सकता। अगर इसका गुण बच्चे में नहीं है तो वैसे उसके अंदर संरक्षण का अभाव है, ठीक है। चीज़ की मात्रा और माप में अंतर नहीं होता जब तक कि हम उसके आयतन में परिवर्तन नहीं करते हैं, या फिर जब तक हम उसमें कुछ नया जोड़ते नहीं या फिर कुछ घटाते नहीं। एक और एग्जांपल इसका ये होता है बॉल वाला। बच्चे के सामने 4 बॉल इस तरह से रखी हुई है और उसी बच्चे के सामने 4 बॉल इस तरह से रखी हुई है, तो बच्चा बोलेगा ये वाली बॉल ज़्यादा है, ठीक, क्यों, क्योंकि उसे नहीं पता है कि जब तक हम इसमें नई बॉल नहीं मिलाएंगे तब तक इसमें ये बॉल ज़्यादा नहीं होंगी, तो इसके अंदर संरक्षण का अभाव है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर यह है जैसे वॉल्यूम्स में आ जाता है कि दोनों वॉल्यूम सेम होगा, इनमें इसमें वो बोलेगा कि यहाँ पर ज़्यादा है, इसमें ये बोलेगा कि ये वाला जो है वो ज़्यादा है, ये वाला कम है। यहाँ पर अगर वो इस साइड से देखेगा तो इसको ज़्यादा बताएगा, इस साइड से देखेगा तो इसकी लेंथ को ज़्यादा बताएगा। तो बच्चा इस तरह से इन चीज़ों के अंदर जब कंजर्वेशन का अभाव रहता है तो इस तरह से चीज़ों को डिसाइड करता है, लेकिन ये चीज़ें बाद में आ जाती हैं। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम पियाजे की जो वोकेबुलरी है, पियाजे ने जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका मतलब क्या है। संरक्षण के बाद एक इन्होंने वर्ड दिया है डिसेंट्रलाइजेशन। वस्तु के प्रत्येक पक्ष पर विचार करना डिसेंट्रलाइजेशन होता है। कंसीडर ईच साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर खुद से हटकर हर तरह से देखना, ठीक, वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जीववाद क्या होता है, एनिमिज्म, सजीव को निर्जीव समझना। बच्चा जो खिलौने वाली गाय है उसे भी सजीव समझ लेता है। विलंबित अनुकरण, डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है, अपने आसपास के लोगों की नकल करना, लेकिन विलंबित अनुकरण है तो वह देख पहले लेता है, नकल फिर बाद में कभी कर रहा होता है। वह कुछ काम करते हुए अपने पेरेंट्स को देख लेगा, जैसे कि आजकल के बच्चे होते हैं, फ़ोन पे बात करते हुए पेरेंट्स को देख लेते हैं, फिर किसी भी चीज़ को उठा लेते हैं और उसे ही फ़ोन बनाकर बात करने लगते हैं। जो पेन है उसे ही एरोप्लेन बनाकर उड़ाने लगते हैं। नहीं, ये तो अजीब बात हो जाएगा।
अनुकरण में ये होगा, मान लो पिताजी को सेव करते हुए देखा तो बच्चा ही फिर बाद में उसी तरह की एक्टिंग कर रहा हो, तो विलंबित अनुकरण हो गया। अनुत्क्रमणीयता इरिवर्सिबिलिटी, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बनना, जो रिवर्स एक्शन होते हैं इनको मैं नहीं समझ पाता, लेकिन धीरे धीरे फिर वो समझने लगता है। अगर इनको नहीं समझ पा रहा है तो इसका अभाव है, और अगर इनको समझ लेता है कि बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है, तो उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। आगे बात करेंगे, जैसे 3 + 2 = 5, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचे, ये है इरिवर्सिबिलिटी। अगर ये गुण बच्चे में आ गया तो उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। बच्चे इस चीज़ पर कंफ्यूज हो जाता है इनको लेकर कि ये क्या है। इससे आप कह सकते हो ये डेफर्ड इमिटेशन है, और इससे आप कह सकते हो ये हो गया आपका क्या, जीप बात हो गया एनिमिज्म। ये जो बच्ची है, बच्ची इसे भी लिविंग समझ रही है, इसे भी चाय दे रही है, यहाँ पर ये इसकी नकल कर रहा है बाद में, ठीक है। और यहाँ पर ये बच्चा कंफ्यूज है कि ये कैसे। आगे बढ़ेंगे, अब इनकी हम अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। अवस्थाओं में एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है वहां से एक एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहली अवस्था दी हुई है इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इंद्रियों के माध्यम से बच्चा यहाँ पर सीखता है, देखकर, स्वाद से, सूंघकर, सुनकर। लर्निंग थ्रो सेंसेस होती है, सीइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, हेयरिंग एंड टचेस। वस्तुओं को उलटना, पलटना, छूने की कोशिश करना, ये काम बच्चा कर रहा होता है। खिलौने छुपा देने पर उन्हें खोजने की कोशिश करना, यानी कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। आगे बात करेंगे, विलंबित अनुकरण इस अवस्था में होता है, डिलेड इमिटेशन। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है, मतलब अगर उसे एक फ्रिज की तरफ जाना है तो वह उसी की तरफ जाएगा, बीच में भटकेगा नहीं। वस्तु स्थायित्व का गुण प्राप्त कर लेता है 18 से 24 माह में। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या चीज़ है, अगर इससे छोटा जब बच्चा होता है उसके सामने से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट हटा देते हो तो वह उस ऑब्जेक्ट को भूल जाता है, उसे लगता है वह ऑब्जेक्ट अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन 18 महीने के बाद अगर आप बच्चे के सामने कोई खिलौना है और आप उसे हटा देते हो, छुपा देते हो, तो बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मतलब उसके दिमाग में है कि ये ऑब्जेक्ट अभी भी अस्तित्व में है, बस कहीं इधर उधर चला गया है। बालक स्वार्थी और आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फिश एंड ईगो सेंट्रिक होते हैं। वयस्कों के कार्यों का अनुकरण करते हैं, इमिटेट करते हैं, जैसा हम करेंगे वो हमारी नकल करेंगे। तो ये विशेषताएं हो गई इंद्रिय गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। फिर आता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोल देते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। पहली प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और दूसरी है आपकी अंतर्दृष्टि अवधि या अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं इंट्यूटिव स्टेज। तो क्या है ये, बात कर लेंगे। जो आपकी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है वो 2 से 4 वर्ष तक होती है। इसकी मेन विशेषता ये है कि बच्चा अनुकरण कर रहा होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। एनिमिज्म इस अवस्था में बच्चे में आ जाता है, निर्जीव चीज़ों को सजीव बनाता है, जैसे कि वो जो हमने एनिमिज्म वहाँ पे पढ़ा हुआ था, तो वह इस अवस्था का गुण है। सेंट्रलाइजेशन होता है, बच्चा चीज़ों को एक ही मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, अलग अलग पहलू को नहीं देख पाता, हर एक चीज़ के सिर्फ एक ही पहलू को वो देख पाता है। अगर हम बच्चे से बोलेंगे कि ये जो फिगर्स हैं इन फिगर्स को अलग अलग रख करो, चलो ये गलत हो गया थोड़ा सा, चलो जो भी है, इन फिगर्स को अलग अलग बांटो, ठीक है। तो वो या तो शेप के अकॉर्डिंग बांट पाएगा या फिर कलर के अकॉर्डिंग बांट पाएगा। मान लो ये आपका ब्लू कलर का था, ये भी ब्लू कलर का था, ये आपका व्हाइट कलर का था और ये व्हाइट कलर का था। आप उससे बोलोगे कि व्हाइट व्हाइट अलग कर दो, तो व्हाइट व्हाइट अलग कर देगा और ब्लैक ब्लू ब्लू अलग कर देगा। मान लो कि यहाँ पर और भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। रुको जरा, इसको इरेज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने इस तरह से बनाया, ट्राइंगल बना दिए, ट्राइंगल के बाद हमने कुछ सर्कल्स बना दिए, सर्कल के बाद हमने इसमें बना दिए और हमने इसमें कुछ स्क्वायर्स बना दिए इस तरह से, और इन सबको मिक्स करके रख दिया है, ठीक है। अब बच्चों से हम कह रहे हैं कि इन्हें करना है तुम्हें अलग अलग, तुम्हें इन्हें छांट कर अलग करना है। तो बच्चा जब इन्हें छांट कर अलग कर रहा होगा तो वह किसी एक तरह से अलग कर सकता है, या तो ट्राइंगल अलग कर देगा, ये अलग कर देगा, या फिर ये अलग कर देगा, या फिर कलर के बेसिस पे अलग कर सकता है। अगर हम उससे बोलें
कि कलर और शेप दोनों के बेसिस पर अलग करो। मान लो कि यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, इसे हमने ऐसा ग्रीन कर दिया, सर्कल को भी हमने ग्रीन कर दिया है, कुछ और ऐसे बना दिए। हम उससे बोलेंगे कलर के बेसिस पे भी अलग करो और शेप के बेसिस पर भी अलग करो, तो वह नहीं कर पाएगा। वह दो दो पहलुओं को एक साथ नहीं देख पाएगा, वह सिर्फ एक पहलू को देख पाएगा। या तो कलर के बेसिस पे अलग कर पाएगा इनको, या फिर इन्हें वो शेप के बेसिस पे अलग कर पाएगा। तो ये होता है केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन। मौखिक भाषा का विकास हो जाता है, पोएम, सॉन्ग एंड स्टोरीज में उसे इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये तो विशेषता होंगी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज यानी कि प्राक संप्रज्ञात्मक अवस्था की। आगे हम बात करेंगे अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था, जो कि 4 से 7 वर्ष होती है। साधारण मानसिक क्रियाओं का विकास लगभग हो जाता है, जोड़ घटा गुणा भाग में करने लगता है। संकेत चिन्ह के माध्यम से सीखना, लर्निंग बाय सिंबल्स। आप उसे जैसे ए फॉर एप्पल सिखाते हो तो आप एप्पल के माध्यम से ए उसे सिखा रहे हो। इरिवर्सिबल थॉट्स हो जाते हैं, विचारों का अपलटा भी होना, मतलब कि विचार रिवर्सिबल नहीं होते, रिवर्स नहीं होते विचार। दूध से पानी जैसे मैंने बताया था ना, 5 + 2 = 7, तो 7 - 2 = 5, इस तरह से नहीं कर पाएगा वे। ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग बच्चे में होती इस समय पर दो अलग अलग घटनाओं के बीच संबंध बताना जो एक दूसरे से असंबंधित है, मतलब किसी भी तरीके से दो चीज़ों को ऐसे रिलेट कर दिया जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं है, उनमें ही संबंध बता रहे हैं। सहज चिंतन बच्चे में आ जाता है, मतलब थोड़ा बहुत उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो ये सारे गुण होते हैं अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था के। फिर आगे बात करेंगे, थर्ड स्टेज आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन सीटेट में इसी अवस्था से बनकर आ रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आपको चीज़ें याद रखना है, CCSR। ठीक है, CCSR, CCSR को रट लो तो आपका क्वेश्चन यहीं से सही हो जाएगा। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन एंड रिवर्सिबिलिटी या रिवर्सिबल थॉट, रिवर्सिबल थिंकिंग, ये इस अवस्था में आ जाती हैं। मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है वह बच्चों वस्तुओं की आ जाती है, लेकिन ओनली कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट यानी अमूर्त वस्तुओं को लेकर चिंतन उसके अंदर नहीं आता है। कंजर्वेशन का गुण आ जाएगा, क्लासिफिकेशन करने लगेगा ऑब्जेक्ट्स को, सीरियसन आ जाएगा। एक्सेप्ट अदर्स पर्सपेक्टिव्स यानी कि जो ईगो सेंट्रिज्म था वह बच्चे का खत्म हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा, चीज़ों को कलर के आधार के साथ साथ उनको शेप के आधार पे भी वर्गीकृत कर सकेगा। तो ये अवस्थाएं होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं होगी। फिर आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन बच्चे के अंदर आ जाएगा, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, संबंधात्मक व योजनाबद्ध चिंतन आ जाएगा, रेशनल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाएगी, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त चिंतन का विकास यानी कि डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये सारी चीज़ें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएंगी, जो कि 11 वर्ष से एडल्टहुड तक रहेगी, यानी 11 से कहने को एडल्टहुड तक रहती है, लेकिन पियाजे ने जो बच्चों पर काम करा है वह सिर्फ 14-15 साल के बच्चों पर ही काम करा है। ये एक बाल मनोवैज्ञानिक थे, तो हम कहते हैं 14 से 15 साल तक ही रहती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि काफ़ी अलग अलग एस्पेक्ट्स में चीज़ों को देखना सीख जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो जाती है। रेशनल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग क्रम से सोचने लगता है, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब परिकल्पनाएं करने लगेगा कि यह काम कुछ इस तरह से हो रहा होगा। डिडक्टिव मतलब कि नियमों के माध्यम से चीज़ों को समझने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। ये जो विशेषताओं के मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन बनकर आता है, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य पॉइंट्स भी दिए हैं जो कि पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। पहला कि पियाजे का मानना है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इससे मनुष्य का सृजन करना है जो नए कार्य करने में समर्थ हो, ना कि अन्य पीढ़ियों के कार्यों की आवृत्ति करना। पहले से व्यक्ति जो काम करते हुए आ रहे हैं उनके रिपीटेशन के अलावा बच्चा कुछ नया करे, कुछ नया क्रिएट करे। शिक्षा में सृजन, खोज, आविष्कार करने वाले व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का दूसरा कार्य इसे मस्तिष्क की रचना है जो आलोचना कर सके, ऐसा मस्तिष्क बनाना है जो आलोचना कर सके चीज़ों के बारे में, तथ्यों का सत्यापन कर सके, और जो कुछ कहा जाए उसे आंख मूंद कर स्वीकार ना करें। पहले उसे उसके प्लस माइनस देखिए, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखिए, ठीक है, उसके बाद उसे स्वीकार करें, उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। ठीक, फिर वाला
प्याजे ने बोला है कि प्याजे के अनुसार केवल सूचना एकत्रण से बच्चा ऊपरी अवस्था में नहीं पहुंचता, अपितु उनका प्रयोग, समय से समाधान व तर्क देने में जितने गुणात्मक तरीके से उपयोग करता है यह निर्धारित करता है कि वह किस अवस्था में होगा। ये ना है की जगह ताहे है। ये डिसाइड करेगा कि वह किस अवस्था में जाने वाला है। सीखना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। बच्चे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास से साथ साथ संप्रत्यों का निर्माण खुद करते हैं। तो ये चीजें प्याजे ने बोली है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्याजे के सिद्धांत की कुछ कमियां भी थी। क्या कमियां थी? कुछ ड्रॉबैक्स थे प्याजे की थ्योरी के। पहला तो यही था, ये सिद्धांत निश्चित नहीं कि बच्चे संप्रत्यों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। प्याजे ने यह बोला है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी बच्चे नहीं डेवलप कर पाते। अधिकांश बच्चे समय से पहले आगे की अवस्था के गुणों को विकसित कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, हो सकता है कि जो इन्होंने हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो दी है वो दी है इन्होंने 7 से 11 की, लेकिन कोई बच्चा 5 साल का है तभी वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, कोई 6 साल में ही आ जाता है, कोई आपका 10 साल में ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाने लगता है, यानी कि आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। कुछ बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक पूर्ण रूप से कभी नहीं पहुंच पाते। कोई बच्चे कभी भी आपकी जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है वह नहीं लगा पाते हैं। तो कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते, कुछ जल्दी ही पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ कमियां रही हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हर जगह ये थ्योरी आपकी नहीं बैठ रही है, कहीं कहीं ये फेल हो रही है। तो ये इनके सिद्धांत की कमियां थी। आगे हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में। वाइगोत्स्की ने मेन बात करी है सोशियो कल्चर पर, बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मेन रोल बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर आपको स्केप फोल्डिंग दिख रहा होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिख रहा होगा, तो इनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। बात करते हैं लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की सिर्फ शायद 36-38 साल तक ही जिए थे, 38 साल तक ही जिए थे और उसी में उन्होंने इतना सारा काम कर दिया था। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशियो कल्चर थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने बालक के विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों को महत्व दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स कल्चर, रिलेशंस इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। आगे बात करें, इन्होंने बोला भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है, यानी इन्होंने भाषा पर बहुत ज़्यादा बल दिया हुआ है बच्चे के सीखने में। ये बोलते हैं पहले भाषा, ये बोलते हैं कि भाषा अलग तरह से डेवलप हो रही होती है, विचार अलग तरह से काम कर रहे होते हैं और 2 वर्ष तक आते आते दोनों मर्ज हो जाते हैं और फिर एक साथ काम करते हैं। परिवार, समुदाय, मित्र, विद्यालय का विकास में महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। बालक की सोसाइटी में जो भी लोग हैं, जब बालक की सोसाइटी में कौन आता है? परिवार आता है, समुदाय आता है, मित्र आता है और विद्यालय आता है। इन चारों का इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल माना है बच्चे के डेवलपमेंट में या बालक के विकास में। 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, भाषा, लैंग्वेज और संस्कृति। जब यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है तो वो चौथा ऑप्शन रखते हैं, जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जो है, बायोलॉजिकल फैक्टर की बात जीन पियाजे ने नहीं करी, जीन पियाजे ने करी है इसकी बात, वाइगोत्स्की ने इस फैक्टर को नकारा है। तो ये ऑप्शन वहां पर आपका एलिमिनेट हो जाता है। और जब जीन पियाजे का क्वेश्चन आता है तो वह लैंग्वेज को रख देते हैं, तो वहां पर हमें लैंग्वेज को एलिमिनेट करना है क्योंकि लैंग्वेज को जीन पियाजे ने नकारा है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है अगर वाइगोत्स्की का क्वेश्चन बनकर आता है। तो इन्होंने सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, इन तीनों पर बात करी है। आगे विशेष अवधारणाओं की बात करें, उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि बालक के द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य और कुशल व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले कार्य के मध्य अंतर। जैसे बच्चा कोई काम कर रहा होता है तो बिना किसी हेल्प के भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई उसे हेल्प करे तो वह उस काम को जल्दी कर सकता है और अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इस टाइम पर बालक जिस एज में होता है या जिस एरिया में होता है उसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आगे आता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर वह व्यक्ति होता है, MKO वह व्यक्ति होता है जो बालक से ज़्यादा जानता है, जो बालक को सहायता देता है, वह होता है MKO। इसमें माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं या बालक के बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक वर्ड आता है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग होता है
कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जब बच्चा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, ठीक है, तब उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे को कोई सहायता दी जाती तो वह काम अच्छे से कर रहा होता है। तो जो सहायता दी जाती उसी सहायता को स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में प्रदान की गई अस्थायी मदद ही स्केप फोल्डिंग है। मचान, स्केप फोल्डिंग को हिंदी में मचान बोल दिया जाता है। मचान में एमकेओ को पूरी समस्या हल करने की नहीं बल्कि संकेत देने की आवश्यकता है। यह आधी समस्या को हल करने की आवश्यकता है ताकि छात्र स्वयं सीखे, ठीक है। इसके फोल्डिंग में ये नहीं करेगा कि वो पूरा ही सोल्यूशन कर देगा, यानी कि पूरी तरह से ही हेल्प कर देगा, पूरी तरह से हेल्प नहीं करेगा। वह कुछ अस्थायी मदद देगा, यानी कि थोड़ा बहुत उसे हिंट दे देगा, क्लू दे देगा, आधी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, बाकी काम बच्चे को ही करना होगा। इसके फोल्डिंग वर्ड के बारे में एक और बात बता दूं, सबसे पहले इसका प्रयोग जो करा था वो ब्रूनर ने करा था, ठीक है। फिर वहां से इस वर्ड को उठाकर यूज करा है वाइगोस्की ने, ठीक। तो अपने सिद्धांत में वाइगोस्की ने यूज करा है, बाकी दिया ब्रूनर के द्वारा था। बट सीटेट में ऐसा क्वेश्चन बनकर नहीं आया, ब्रूनर वाला क्वेश्चन शायद एचटेट या रीटमीट में कभी आया हुआ है। सीटेट में सीधा इसके फोल्डिंग देखिए तो आपको ब्रूनर ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, आपको वाइगोस्की ही मिलेगा, तो आप वाइगोस्की की तरफ जाओगे। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खुद साइकिल नहीं चला पा रहा और लेकिन अपने पिता की मदद से बच्चा साइकिल चला लेता है। तो ये बच्चा किस एज में है, ये बच्चा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाली स्टेज में, जिसे हम बोलते हैं ZPD। पेरेंट्स जो सहायता बच्चे को दे रहे हैं उस हेल्प को हम बोलेंगे क्या, स्केप फोल्डिंग, ठीक। और जो हेल्प देने वाले हैं, जो पापा हैं इसके, वो होगा MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और जो टेम्पररी हेल्प है, क्योंकि टेम्पररी हेल्प है, फिर पापा उसके जो पेरेंट्स है वो साइकिल हाथ छोड़ देते हैं, तो इसे अस्थायी मदद हो गई, यानी इसे हम इसके फोल्डिंग बोलेंगे। इसके फोल्डिंग देने वाले उसके जो फादर हैं वो MKO हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे, इन्होंने कुछ पॉइंट्स की बात करी, सहयोगी परियोजना, सहयोगी अधिगम, पीयर ट्यूटोरिंग और असिस्टिव लर्निंग। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इन पर फोकस करते हैं वाइगोस्की। इन 4 के अलावा और चीज़ों पर भी फोकस करते हैं, जिसमें हमारी आ जाती रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसे बोलते हैं पारस्परिक शिक्षण, जिसमें प्रोडक्टिंग आएगा, फिर क्लियरिफाइंग आएगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्वेश्चनिंग, समराइजिंग, फिर दोबारा से प्रोडक्टिंग, इस तरह से ये चीज़ चलती रहती है। तो ये 5 चीज़ों के बारे में वाइगोस्की ने बात करी है। वाइगोस्की और भाषा की बात करें तो वाइगोस्की ने भाषा के 3 रूप माने हैं। कई जगह आपको 2 रूप देखने के लिए मिल सकते हैं, बट में ऑथेंटिक कंटेंट से उठाकर ये PPT बनाई हुई है, तो एक एक चीज़ पर आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। वाइगोस्की ने भाषा के 3 रूप माने हैं। सबसे पहले सामाजिक भाषा होती है, सोशल स्पीच, जो कि 2 वर्ष तक होती है। यहाँ पर बच्चा किसी के सामने रोने लगता है, कभी भी हंसने लगता है, कभी भी चिल्लाने लगता है। फिर आत्मभाषा बन जाती है, जो सोशल स्पीच है, वही व्यक्तिगत भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच बन जाती है, जो कि 3 से 6 वर्ष तक होती है। अब प्राइवेट स्पीच क्या है, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वे खेल रहे होते हैं तो वे अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। तो जब बच्चे खेलते टाइम खुद से ही बातें करते हैं तो इसे ही बोला है प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की बोलते हैं कि बच्चा ऐसा इसलिए करते हैं कि वे अपने काम को दिशा निर्देश दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये जो प्राइवेट स्पीच है यही साइलेंट इनर स्पीच बन जाता है, यानी कि बच्चे बोलते तो हैं लेकिन अपने अंदर ही बोलते हैं, बाहर आवाज़ नहीं आती। ये 7 वर्ष से आपकी चलती रहती है। तो सोशल स्पीच ही 3 वर्ष तक बन जाती है प्राइवेट स्पीच, और प्राइवेट स्पीच ही फिर बाद में जाके इनर स्पीच बन जाती है, स्वयं केंद्रित भाषा बन जाएगी। आगे हम बात करें इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन में वाइगोस्की बोलते हैं कि बच्चों को समूह में पढ़ाओ, लेकिन आप विषमांगी समूह बनाओ। विषमांगी मतलब कि एक ऐसा समूह होना चाहिए जिस समूह में हर एक क्वालिटी का बच्चा हो, एवरेज स्टूडेंट भी हो, गिफ्टेड भी हो, वीक भी हो। या फिर ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाओ कि एक मैथ्स में अच्छा हो, एक साइंस में अच्छा हो, एक लैंग्वेज में अच्छा हो और कोई आपका SST में अच्छा हो। तो इससे क्या होगा कि सब एक दूसरे से सीख रहे होंगे। सामूहिक परियोजना को प्रोत्साहन देना, प्रमोट्स द कोलेबरेटिव लर्निंग। विकास की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया अति आवश्यक है। सोशल इंटरेक्शन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करा है, तो हमें चाहिए कि हम कक्षा में सोशल इंटरेक्शन को बनाए रखें। आगे हम बात करेंगे पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत की तुलना, कि पियाजे और वाइगोस्की का सिद्धांत किस तरह से अलग अलग है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल बनकर। फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट है पियाजे संज्ञानात्मक निर्मितिवाद है और वाइगोस्की सामाजिक निर्मितिवाद है।
पियाजे जो हैं वो संज्ञान की बात करते हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, लेकिन हैं दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट निर्मितिवाद, जो ये बोलते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। दोनों बात एक ही बोलेंगे, लेकिन ये संज्ञानात्मक रूप से बल देते हैं और ये सामाजिक रूप से बल देते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की अल्प भूमिका है, लेकिन वाइगोस्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। पियाजे बोलते हैं कि पहले विचारों का विकास आएगा, यानी कि पहले थॉट्स आते हैं फिर भाषा आती है। वाइगोस्की बोलते हैं कि भाषा और थॉट्स दोनों अलग अलग चलते हैं, लेकिन फिर बाद में जाके 2 साल तक जाके मर्ज हो जाते हैं। पियाजे ने जैविक कारकों पर जोर दिया है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, इन पर पियाजे जोर देते हैं, और वाइगोस्की ने इनकी भूमिका को कम महत्व दिया है, लेकिन विकास में इनकी आधारभूत भूमिका को माना है। बोला है कि इनका बेसिक रोल तो है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो ये इन दोनों के बीच का कंपैरिजन हो गया। वाइगोस्की के सिद्धांत की आलोचना क्या है? मुख्य कारण यह है कि ये सभी संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक है। वर्क इन द एजप्शन इट इज रिलेवेंट टू ऑल कल्चर, मतलब कि सभी कल्चर में ये लगे, हर कल्चर में ये फॉलो हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में अवलोकन और अभ्यास कुछ कौशल सीखने के लिए अधिक प्रभावी हो सकते हैं, यानी कुछ मामलों में ऑब्जर्व करने से सीख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंटरेक्शन, मतलब सारी चीज़ें इंटरेक्शन से सीखी जा। कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए बच्चे को इंडिविजुअली हेल्प करने या फिर खुद पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर बात यह है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि हर चीज़ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से नहीं सीखी जा सकती, कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो ये 2 तरह से इनकी आलोचना हुई है। हालांकि कोई खास आलोचना इसे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। अब आते हैं कोलबर्ग की थ्योरी पर। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने जो प्रयोग करा था वो 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर करा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सका है कि कोहलबर्ग ने अपने विकास में कितने वर्ष के बच्चों पर प्रयोग करा? 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग करा है। हिंज डायलेमा जो है, हिंज डिलेमा जो है, हिंज की दुविधा जो है, जो इन्हीं के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 स्तर और 6 चरण दिए हैं, 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस। इन्होंने बोला है विकास एक सतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर हम जीन पियाजे के एस्पेक्ट में बात करें तो जीन पियाजे बोलते हैं कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास को असतत प्रक्रिया बताया, किसने बताया? जीन पियाजे ने। और कोलबर्ग के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोलबर्ग ने यह भी बोला है कि जो नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास जो होता है वो होता है विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य चलता है नैतिक विकास, स्पेसिफिक टू जनरल। ओके, ये बात आपको याद रखना है। आगे हम बात करें इनके लेवल 1 की। इन्होंने जो 3 लेवल दिए, 6 स्टेजेस दी हुई है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल 1 की बात करेंगे, पूर्व परंपरागत नैतिकता, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जहाँ पर बच्चा 4 से 10 साल तक रहता है। अब 4 से 10 साल क्यों शुरू करा हमने, 0 से शुरू क्यों नहीं करा? क्योंकि 0 से 3-4 साल का जो बच्चा होता है उसमें किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं होती, उसे नहीं पता होता कि क्या गलत है क्या सही है। जब वह 3-4 साल का हो जाता है तब उसे समझ में आने लगता है क्या चीज़ें गलत हैं क्या चीज़ें सही हैं। तो इनके विकास में जो बच्चे की स्टेजेस शुरू होंगी वे 4 साल से शुरू होंगी। नैतिक तर्कणा के इस स्तर पर वे नियम सम्मिलित होते हैं जिनका निर्माण दूसरों के द्वारा किया जाता है और पालन बालकों के द्वारा किया जाता है। बच्चा खुद नियम नहीं बनाता, दूसरे जो नियम बनाते उन्हीं का पालन कर रहा होता है। इसके अंदर 2 स्टेजेस आएंगी, एक आपकी स्टेज 1 जिसे हम बोलते हैं आज्ञाकारिता एवं दंड, यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इस चीज़ में नियमों का पालन करना, इस स्टेज में जब बच्चा होता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ है कि नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दंड से बचने का यही तरीका है। अगर आपको दंड से बचना है तो आपको नियमों का पालन करना होगा। फॉलोइंग द रूल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू अवॉइड पनिशमेंट। दंड जितना कठोर होगा कार्य उतना ही बुरा है। द स्ट्रिक्टर द पनिशमेंट द वर्स द वर्क, मतलब कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा दंड दिया जा रहा है इसका मतलब है उसने बहुत बुरा काम करा है। ये दंड भुगतने वाले व्यक्ति को दोषी मानता है चाहे वह निर्दोषी क्यों ना हो। ये कहते हैं कि अगर इसे दंड मिला है मतलब इसने गलत काम करा है। अब उसने करा हो या नहीं करा हो इस बात पर ये फोकस नहीं करते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बता दूं कि जो हिंज
डायलेमा है, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हिंज डायलेमा एक्चुअल में है क्या, हो सकता है कई लोगों को नहीं पता हो। हिंज डायलेमा कुछ इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी है जो कोलबर्ग अपने बच्चों को सुनाते हैं प्रैक्टिकल के दौरान, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस दौरान। हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी वाइफ होती है, उसे कोई सा एक बीमारी होती है, ठीक है, कैंसर बोल सकते हैं हम, कैंसर उसे हो जाता है। उसकी दवाई वहाँ पर सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होती है, लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला उस दवाई को 10 गुने ज़्यादा प्राइस पर बेचता है, मतलब तो 20 रुपए की दवाई जो होती है उसे 200 रुपये में बेच रहा होता है, ठीक है। इनके पास जो हिंज है उसके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि आपको वो दवाई लेकर ही आना पड़ेगा अगर आपको आपकी वाइफ की जान बचाना है। तो हिंज उसके मेडिकल स्टोर वाले के सामने जाता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि आप इतनी महंगी मत दो, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है उसी प्राइस पर मुझे दे दो। लेकिन मेडिकल वाला नहीं मानता, तो हिंज उससे बोलता है कि चलो आप उसी प्राइस पे दे दो, लेकिन मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेडिकल वाला फ्री भी देने से मना कर देता है। तो ये क्या करते हैं, मेडिकल वाले को मारते हैं और वहाँ से दवाई चोरी करके लाते हैं और अपनी वाइफ को बचा लेते हैं। फिर ये अपने बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि हिंज ने जो काम करा है वह सही करा है, क्या उसे चोरी करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो अलग अलग एज के बच्चे इसका आंसर अलग अलग तरीके से देते हैं, तो वहाँ से उन्होंने अपने सिद्धांत को विकसित करा है। चरण एक, जो आगे करते एवं दंड वाले बच्चे हैं, ये डायरेक्ट बोल देंगे कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दवाई चोरी करने के बाद उसे दंड दिया जाएगा। तो ये वाले तो यही बोल देंगे। सेकंड स्टेज में जो बच्चे होते हैं वह 16 मानसिकता वाले होते हैं, यानी इस स्टेज के ये नाम ही अलग अलग। कहाँ गया मार पेन? 16 मानसिकता या फिर यांत्रिक सापेक्ष अवस्था, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन या फिर इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, जिसे हम बोल सकते हैं जैसे को तैसा। यहाँ पर बच्चा जब विशेष अवस्था में होता है व्यक्तिगत फायदा देखता है, कोई काम इसलिए कर रहा है भाई ये देखता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। इस स्टेज के बच्चे को आप 5 रुपए देकर कुछ भी करा सकते हो, कोई भी जानकारी उसके मुंह से उगलवा सकते हो, क्योंकि भाई अपना लाभ देख रहा है उसे कितना फायदा हो रहा है। हर चीज में भाई ये देखता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा क्या फ़ायदा है। या बच्चों का तर्क दूसरों की ज़रूरतों में एक सीमित रुचि दिखाता है, उसे दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। दूसरों के लिए चिंता आंतरिक सम्मान पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मानसिकता होती है कि आप मेरी पीठ खुजला, मैं आपकी पीठ खुजला दूंगा, इस पर आधारित है। बच्चे अगर दूसरों की चिंता कर रहा है तो सिर्फ इस आधार पर कर रहा है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर बच्चा किसी के साथ लंच शेयर कर रहा है तो वह सिर्फ इसलिए कर रहा है कि कल तुम मेरे साथ भी अपना लंच शेयर करोगे। कोई अगर बच्चा किसी को लिखने के लिए अपनी पेंसिल दे रहा है तो वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि किसी दिन अगर मैं पेंसिल लेकर नहीं आऊँगा तो तुम भी मुझे अपनी पेंसिल दोगे, ठीक। तो ये जो सोच होती है, ये सोच होती है इस अवस्था में, दूसरों की ज़रूरतों की सीमित परवाह होती है। आगे बात करेंगे, स्तर 3 आता है परंपरागत नैतिकता यानी कि कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ पर जो कन्वेंशनल मोरालिटी होती है, इस स्टेज में बच्चा ये कहता है कि समाज के जो नियम कानून है उसके पालन हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे समाज की जो व्यवस्था है वह बनी रहेगी। इस स्तर पर बालक उन नियमों का पालन करते हैं जो उसकी स्वयं की आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित करते हैं। किशोरों को अपने अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण उनके परिवारों, समूह, राष्ट्र की आकांक्षाएं लगती हैं। इसमें उनके अपने तात्कालिक और आवश्यक परिणामों की चिंता नहीं होती, मतलब खुद के परिणामों की चिंता नहीं होती, खुद की आवश्यकताओं की चिंता नहीं होती, बल्कि वह सबके बारे में सोच रहे होते हैं। इसकी सब स्टेजेस को हम बात करें, पहली जो स्टेज है जिसे हम स्टेज 3 बोलते हैं, जो कि है इंटरपर्सनल एकॉर्ड एंड कन्फॉर्मिटी। जिसे इस स्टेज को ज़्यादातर जो एग्जाम में नाम आता है वो यही आता है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। ये होता यह है कि बच्चा कोई काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वह दूसरों से सम्मान पाना चाहता है, दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, इसलिए इसे गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी बोल देते हैं। समाज की उम्मीदों के अनुसार अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं एवं इसमें खरे उतरने की कोशिश करते हैं। अच्छा व्यवहार क्यों दर्शा रहा है? ताकि लोगों से उन्हें सम्मान मिले, इसलिए वे अच्छा काम करते हैं। तो इसे गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज बोल दिया जाता है। ये 10 से 13 तक चलती है। चौथा स्टेज आ जाता है सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था, ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेन ओरिएंटेशन। इसी स्टेज को एक और नाम दे दिया जाता है जिसे बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। बच्चे नियमों को मानते हैं क्योंकि समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम आवश्यक है।
नियम को सभी के लिए समान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है तो शायद हर कोई करेगा। जैसे एक ने ट्रैफिक लाइट जंप करी तो सभी ट्रैफिक लाइट जंप करेंगे, इसलिए किसी को भी ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करना चाहिए। इसलिए कानून और नियमों का पालन करना एक कर्तव्य है। निष्कर्ष निकालते समय सामाजिक व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। कुछ चीज़ों को भी, जैसे अगर कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे तो हर एक व्यक्ति की ज़रूरतों को देखेंगे या पूरी समाज की व्यवस्था को देखेंगे। कहीं ऐसा करने से समाज की व्यवस्था तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। ये स्टेज 4 हो गई। फिर आता है लास्ट स्तर यानी कि लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, 13 से 18 ईयर्स तक। इस एक व्यक्ति की नैतिकता की भावना को अधिक अमूर्त सिद्धांत और मूल्यों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। जो सिद्धांत होते हैं वे अमूर्त होते हैं। अमूर्त किस तरह से होते हैं यह भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस अवस्था में लोग मानते हैं जो कानून अन्यायपूर्ण है उन्हें बदल देना चाहिए, जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया। अब ये कानून अन्यायपूर्ण थे इसलिए इनको बदल दिया गया है। नैतिक सिद्धांत जो है वह स्वचालित होते हैं, जो कि न्याय, समानता, मानवीय अधिकारों के मूल्य आदि के ठोस संप्रत्तियों पर आधारित होते हैं। नैतिक सिद्धांत स्वचयनित होते हैं। बच्चा अपनी मोरालिटी या व्यक्ति अपनी मोरालिटी खुद बनाता है। वह खुद डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जो इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि न्याय कानून से ऊपर होता है। अगर किसी व्यक्ति को न्याय देने में कानून बीच में आ रहा है तो हम उस कानून को तोड़ सकते हैं, क्योंकि न्याय हमेशा कानून से ऊपर रहेगा। तो इस स्टेज के लोग इस तरह की नैतिकता रखते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो चरण आते हैं उसकी। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये बोलता है कि द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कि अगर ज़्यादा लोगों के लिए कोई काम सही है तो वह सबके लिए सही है। मतलब सब ज़्यादा सही काम वही है जो ज़्यादा लोगों के लिए सही हो। एक व्यक्ति दूसरे लोगों के विभिन्न मतों, मूल्यों एवं विश्वासों के अस्तित्व को समझने लगता है तथा निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन विभिन्न विचारों का भी ख्याल रखता है। A person wants to understand the existence of different beliefs, values and beliefs of others people and also take care of these different ideas before reaching the conclusion। एंड कानूनों के घोषणा के बजाय सामाजिक अनुबंधन माना जाता है। मतलब कि जो लाज हैं, जो नियम कानून है, उससे ज़्यादा वह इस पर ध्यान देगा कि ये समाज में ठीक है नहीं, हर व्यक्ति को इससे न्याय मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो वह सामाजिक संविदा की अवस्था हो जाएगी। कुल मिलाकर व्यक्ति को कानून से ऊपर माना जाता है। जो 6 चरण है सार्वभौमिक नैतिकता, यह भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांत है वे अमूर्त तर्क पर आधारित होते हैं। जैसे कि गांधी जी की अगर हम बात करें, गांधी जी बात करते हैं कि हम सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए, हम सबको अहिंसावादी होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या सभी लोग अहिंसावादी हो सकते हैं? तो ये सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं, ये एक तरह से अमूर्त तर्क है। हर चीज जगह ये नहीं हो सकती। अगर सब लोग अहिंसा का पालन कर लेंगे तो हमारे जो सैनिक हैं बॉर्डर पर, उनका क्या होगा? वो भी अहिंसात्मक बन जाएंगे। अगर वो ही अहिंसा का पालन करने लगे तो फिर देश की सुरक्षा कैसी होगी? तो चीजें कहते तो सही है ये, लेकिन वह थोड़ी सी अतर्क, मतलब अमूर्त चीजें होती, इनका पालन करना उतनी तरह से पॉसिबल नहीं होता। सार्वभौमिक न्याय के अनुसार निष्कर्ष की बात करते हैं। आमतौर पर चुने गए सिद्धांत ठोस की बजाय अमूर्त होते हैं, समानता, गरिमा, सम्मान जैसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये हो गई सार्वभौमिक नैतिकता। यहाँ पर कम लोग ही पहुंच पाते। गांधी जी इस स्टेज पे पहुंच गए थे, जो हमेशा अहिंसावादी रहे पूरे लाइफ टाइम। हालांकि इस वजह से काफ़ी उन्हें समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। उन्हीं की इसी क्वालिटी की वजह से कई बार हम उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उनकी बात ही अलग है। तो इस तरह से सार्वभौमिक नैतिकता होती, मतलब ये इस स्टेज में इस तरह के गुण होते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल इसका नेम है। तो ये कोलबर्ग की पूरी अवस्थाएं हो गई। इनको भी इन्होंने 2 चीज़ों को और दिया, मोरल डायलेमा एंड मोरल रीजनिंग। मोरल डायलेमा क्या है? क्या सही क्या गलत नहीं समझ पाना। बच्चा नहीं, व्यक्ति नहीं समझ पाता कि यार सही क्या है गलत क्या है। अगर कुछ लोग जैसे कि हिंज की स्टोरी के बाद पूछे क्या हिंज को दवाई की चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करना चाहिए था, अब बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि आखिर गलत क्या है सही क्या है, तो वह मोरल डायलेमा है, यानी कि नैतिक दुविधा है। अगर बच्चा इसके बारे में विचार करता है कि आखिर गलत क्या है सही क्या है, हिंज को दवाई नहीं चोरी करना चाहिए था क्योंकि उससे जेल हो सकती थी, या फिर उसे चोरी कर लेना चाहिए था क्योंकि उसकी वाइफ को बचाना जरूरी था, और मेडिकल वाला भी गलत काम कर रहा था। तो ये हो गई मोरल रीजनिंग। बच्चा अपना दिमाग का यहाँ पर यूज कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें कोलबर्ग ने दी हैं। इसके बाद कोलबर्ग का जो सिद्धांत है उसे क्रिटिसाइज भी किया गया, उसकी आलोचना भी की गई है। हालांकि वह पॉइंट एड नहीं हो पाया है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली आलोचना तो यही थी कि इन्होंने सिर्फ
मेल सैंपल्स लिए थे, यानी कि जब उन्होंने प्रयोग करा था तो वहाँ पर जितने भी थे वे सारे के सारे बालक ही थे, बालिकाएं नहीं थी। दूसरा ये है कि ये दूसरा स्टेज इसका ये था कि हर तरह के कल्चर में ये नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, नॉट एक्सेप्टेबल इन ऑल कल्चर। ठीक है, हर तरह के की जो संस्कृति है वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। और इन्होंने सिर्फ मेल सैंपल रखा था, इन्होंने स्त्रियों पर ध्यान नहीं दिया, यानी बालिकाओं पर ध्यान नहीं दिया। इस पर इसकी आलोचना की गई है क्योंकि मेल एंड फीमेल्स की जो मॉरलिटी है वह काफ़ी हद तक अलग होती है। इस तरह से इन्हें आलोचना की गई। तो इस तरह से हमने ये 3 मेन थ्योरीज हैं, उन तीनों थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइव ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।